कि हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं पीके सब्रवाल जी। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल आज का पीके सब्रवाल, तो इनको कहते हैं शो में इनवाइट। वाई मीडिया वुड लाइक टू वेलकम यू टू रेडियो वाई FM 91.9 साउथ एशियन पल्स ड्राइव टाइम। वेलकम टू द शो पीके जी। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दिस गजल राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल गजल बात करें। हाँ, क्या हाल है गजल आपके? ठीक है जी बिल्कुल पीके जी, मैं एकदम बढ़िया। और वही हमारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं उनको बिल्कुल बताएं कि जो अभी बजट आया है इसका रियल एस्टेट पर क्या असर है। एक तो मैं पहले बताता हूँ कि रियल एस्टेट के लिए इस बजट ने क्या किया, फिर उसके बाद हम इसके असर की बात भी कर लेते हैं। तो ये बजट जो है इसके अंदर सबसे पहले तो इन्होंने जो एक सबसे बड़ा जो एक कदम लिया फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए, उनके लिए टैक्स फ्री फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट, ये उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है। फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट की इजाजत दी है स्टार्टिंग ओनली 2 days आफ्टर 1 अप्रैल से, जिसमें आप साल के अंदर $8,000 उस अकाउंट में डाल सकते हैं, लगभग $666 पर मंथ, और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जो उस अकाउंट के अंदर डालेंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। टू ए मैक्सिमम ऑफ 40,000 लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन होगी। मान लीजिए अगर आप 8,000 डालते हैं रेगुलर और 5 साल में 40,000 जुड़ जाते हैं, एक तो उसके ऊपर टैक्स बचा और दूसरा उसको आप यूज कर सकते हैं एज ए डाउन पेमेंट फॉर योर फर्स्ट टाइम होम। ये एक अच्छा प्रावधान है जो कि मुझे अच्छा लगा। और दूसरा जो हमारे कैनेडियन जिनका ऑलरेडी मॉर्गेज है और जिनसे मॉर्गेज नहीं दी जा रही, वो अपने लेंडर्स को जाके लेंडर्स को जाके मिल सकते हैं और उनको कुछ गाइडलाइंस उनके लिए कुछ आउटलाइन करी है उन्होंने फाइनेंशियल कंज्यूमर एजेंसी ऑफ कनाडा की, वो उनकी हेल्प करें, जैसे पेमेंट को रीस्केड्यूल करें अगर वो नहीं दे पा रहे तो। दूसरा अमोर्टाइजेशन को थोड़ा एक्सटेंड करें, 25 साल का था तो उसको 30 करें, 35 करें। उनको टेम्परेरी है, परमानेंट ना समझे इसको, ताकि उनकी पेमेंट कम हो जाए। जैसे कोई 2,000 पेमेंट दे रहा था, 25 साल की अमोर्टाइजेशन थी, अगर उसको 30 साल का देते हैं तो नेचुरली 15% कम हो जाएगा, तो 2,000 का लगभग 1,750 रह जाएगा। ये बहुत बड़ी हेल्प है। और तीसरा उन्होंने इसके अंदर ये बताया कि ये जो लमसम पेमेंट भी जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं पेनल्टी के बगैर। ये तो एक हुआ। हाउसिंग सप्लाई के ऊपर उन्होंने इस बजट के अंदर $4 बिलियन का प्रावधान रखा है, एलोकेट किया उन्होंने, एंड स्टार्टिंग 2024 इम्प्लीमेंट करने के लिए डेवलप्ड अर्बन रूरल एंड नॉर्दर्न इंडिजिनस हाउसिंग स्ट्रेटेजी के लिए। उसके बाद एक बात बड़ी उन्होंने इस बात का देवोड पर कब करेंगे कब नहीं करेंगे ये बात की बात है। ये उन्होंने कहा है कि जो ये इंश्योर करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट ओनरशिप है, जिसका असर हमेशा झगड़ा रहता है फर्स्ट टाइम बायर का कि भाई इन्वेस्टर्स हमें जीने नहीं देते, इन्वेस्टर्स हमें घर हमारे हाथ नहीं आने देते क्योंकि उनका पहुंच उनकी लंबी है और वो ले लेते हैं घर को, तो हमारे लिए बचता नहीं और घर महंगे होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि दे वोट टू इंश्योर दैट इन्वेस्टमेंट ओनरशिप इज हेल्पिंग नॉट हर्टिंग। अब ये कैसे करेंगे, अब ये आगे आएगा, इसकी डिटेल पूरी नहीं है हमारे पास। ओनरशिप इज हेल्पिंग नॉट हर्टिंग, अब कैसे हेल्प करे कैसे हट करे पता नहीं। कंपटीशन तो बना ही रहता है, अब कैसे इस कंपनी को खत्म करेंगे, कैसे इन दोनों के अंदर डिफरेंस करेंगे, कैसे हो सकता है इंटरेस्ट रेट के अंदर फर्क कर दें, या हो सकता है कोई ऑप्शन लेके आए, वो बात की बात है। पर ये उन्होंने इसके अंदर जो बात बोली है ये कुछ मुझे ठीक नजर आ रही है, अच्छी लग रही है। और एक उन्होंने कॉर्पोरेशंस के लिए जो जिनके पास कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स ज्यादातर उनके पास रेंटल यूनिट्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, और वो अक्सर हमने देखा है वो इस एक लॉ को मिसयूज कर लेते हैं जिसके अंदर रिनोवेशंस कहलाता है कि रिनोवेशंस करके आप रेंट बढ़ा सकते हैं। तो उसका नाम दिया था रिनोविक्शंस, यानी कि रिनोविक्शन मतलब आप खाली कर दो तो रिनोवेट करके उसको आपका किराया बढ़ा देंगे। तो उसके ऊपर भी कुछ इनका जा रहा है कि भाई इसके ऊपर कोई गाइडलाइन लाई जाए ताकि अननेसेसरी किराया रिनोवेशन के नाम से ना बढ़ाया जाए। ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लेकिन ये सब अभी तक तो ये वादे लग रहे हैं, अब जब कब इसको करेंगे, जब इसका रूल रेगुलेशन लाएंगे तब ये असली बात सामने आएगी। अदरवाइज बजट के हिसाब से ये वाली बातें घरों के बारे में रियल के लिए ये इन्होंने इस बार बजट में लेकर आए हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन इसका मिलता जुलता। जी पीके जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ले लीजिए, इसका क्या असर पड़ेगा आगे बात कर लेंगे। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ जी, नमस्ते पीके जी। हाँ जी पीके जी, मैंने ये मॉडरेशन के बारे में बात करनी थी। ये जो इंक्रीज कर रहे हैं ये अपना नए घरों जिन्होंने नया बाय करना है उनके लिए, जो एग्जिस्टिंग है सर, जिनको प्रॉब्लम हो रही है ना सर, जिनको प्रॉब्लम हो रही है मॉडगेज देने में, उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। नए घरों के लिए अभी इन्होंने अमोर्टाइजेशन बढ़ाने की बात नहीं करी, ठीक है सर। वो अपनी, बल्कि उसके अंदर एक प्रॉब्लम और आने वाली है, मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी, बल्कि खुशखबरी की गलत खबर हो जाएगी मेरी, कि उसके ऊपर जो B20 रूल को ये और सख्त करने वाले हैं बहुत जल्दी।
अगर आप घर खरीद रहे हैं तो उसमें जल्दी करिए। ये बहुत जल्दी मेरे को लगता है कि जो मेरी बात होती रहती है इनसे, मुझे लग रहा है कि B22 को और सख्त करेंगे, आपका जो है अप्रूवल को थोड़ा और टाइट करने वाले हैं ये लोग। हम तो कह रहे थे ना कि आपको जिस रेट से मिल रहा है उसके ऊपर +2 कर दीजिए या 5.25 और +2 कर दीजिए। ये ज्यादा करने वाले हैं कि ये चाहते हैं कि लोग अपनी हिम्मत से ज्यादा बड़ा घर ना ले, उसके लिए ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस और ला रहे हैं। और ये जो मॉर्गेज अमोर्टाइजेशन की बात हो रही है, ये एग्जिस्टिंग लोगों के लिए हो रही है जो लोग मॉर्गेज नहीं दे पा रहे या जिनको तंगी आ रही है। ठीक है भाई साहब, ओके, थैंक यू पीके जी। थैंक यू। हेलो जी पीके जी, लगता है कॉलर की लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। अगर वो दोबारा कॉल करेंगे तो मैं आपको जरूर बता दूं। जी। तो अब ये जो हाउसिंग के लिए इन्होंने जो बजट में लाए, अब उसका असर क्या पड़ने वाला है? इस बजट का तो असर हो ना हो मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि ये जो मर्जी ये ले आए, ये आटे में नमक है। सिंपल सी बात है, मिलियन से ऊपर न्यू बायर्स आने वाले हैं अगले 2 साल के अंदर। 1.4 के आसपास जो मैंने पिछली बार बताया था, इंक्लूडिंग इमिग्रेंट्स एंड जो नए बायर तैयार होते हैं खरीदने के लिए। इतनी प्रॉपर्टीज कहाँ है? ऊपर से अभी देखो एक जो अफोर्डेबिलिटी की जो गुड न्यूज आई कि हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हुई है फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 9 क्वार्टर्स, यानी कि लास्ट 2 साल से ज्यादा के अंदर पहली बार हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हुई है। कोई पूछेगा कैसे इंप्रूव हुई है? एक, प्राइसेस कम हुए थे लेकिन जिसमें अभी फिर मल्टीपल ऑफर आनी शुरू हो गई, और दूसरा जो इंटरेस्ट बैंक्स चार्ज कर रहे थे उसके अंदर लगभग 8 से लेकर 1.5% रिडक्शन आई है। हालांकि प्राइम वगैरह कम नहीं हुआ, ओवरनाइट कम नहीं हुआ, प्राइम कम नहीं हुआ, लेकिन बैंकों ने ही डिस्काउंट वेरिएंस करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को 1 से 1.5% इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ रहा है, तो उससे भी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई। तो ये अफोर्डेबिलिटी बढ़ना, न्यू इमिग्रेंट्स का आना, नए बायर्स का आना और ऊपर से इन्वेंटरी का कम होना, ये चीज क्या दिखाता है? प्राइसेस बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी बात लोगों को अच्छी नहीं लग रही, पर प्रॉब्लम ये है गजल कि मैं अगर सबको खुश करने बैठ जाऊंगा तो मैं झूठ बोलना शुरू कर दूंगा, और झूठ मैं बोल नहीं सकता। बात मैंने सच करनी है। अब किसी को बुरी लगे, किसी को अच्छी लगे, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मजबूर हूँ। जो न्यूज है मैंने आपको बता दी। अब कई लोग नाराज होते हैं, मैं क्या करूँ? मैंने न्यूज बता दी, अब क्या करूँ? अब बाकी रही बात इंटरेस्ट रेट वगैरह की भी बातें चलती हैं, बड़ी आगे कहो तो डिस्कस कर लेंगे। अब जैसे अभी तो चलो बैंकों ने अपने रेट्स को कट किया, लेकिन आगे जाके मुझे लगता है कि ये इंटरेस्ट रेट अभी नीचे जाने शुरू होंगे। ये तो अब रुक गए। हालात अगर सेम रहे तो इंटरेस्ट रेट अब मुझे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि अब आगे गिरते हुए ही नजर आ रहे हैं। ये जो है हाउसिंग, इसके प्राइस को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये इम्बैलेंस हुआ पड़ा है एक्चुअल में सप्लाई एंड डिमांड। वो इम्बैलेंस जो है ना, ये टिल्टेड मोर टुवर्ड्स जो है ना बायर्स, तो जिसकी वजह से जो है बायर ज्यादा हो गए, सेलर कम हो गए, तो प्राइस जो है बढ़ेगा, जो कि विच इज नॉट ए वेरी गुड न्यूज। बाकी रही बात, मैं एक दो बातें और डिस्कस करना चाहता हूँ। जो अभी इन्फ्लेशन जैसे नीचे आया, हमारे बैंक ऑफ कनाडा गवर्नर साहब कह रहे हैं कि उनका टारगेट है कि 3% तक इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन इस साल के आखिर तक लेके आएंगे। तो आई डोंट नो कैसे लाएंगे, क्योंकि ग्रोसरीज, फूड प्राइसेस तो मेन कंपोनेंट है जो कि बढ़ता जा रहा है। हालांकि वो थोड़ा सा नीचे आया 10 पॉइंट समथिंग, विच इज एज गुड एज नथिंग, और एक आम आदमी खाना नहीं खा पा रहा। दूसरी तरफ ग्रोसरी स्टोर बात चल रही है कि 1-1 मिलियन एक दिन का उनका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा जी। मेरा ये मानना है कि 2023 ये वाला साल विल बी ए स्टोरी ऑफ इन्फ्लेशन रिलीफ एंड 2024 विल बी ए स्टोरी ऑफ इंटरेस्ट रिलीफ। ये 2023 हम इन्फ्लेशन को नीचे करने में लगा देंगे, और 2024 या 2023 का एंड या बिगिनिंग ऑफ 2024 मुझे लगता है इंटरेस्ट नीचे आना शुरू होगा। ये मेरा मानना है। और जब ये नीचे आएगा तो मोर बायर्स मार्केट में आएंगे, फिर मार्केट बढ़ेगी। इसीलिए इन्वेंट्री के ऊपर जोर देना बड़ा जरूरी है। जिस काम तो कर रहे हैं पर रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, और जितना काम होना चाहिए उतना नजर नहीं आ रहा। अभी ये फॉरेन बायर के अंदर जो इन्होंने अलाउ किया है, वेकेंट लैंड आप ले सकते हैं, विच कैन बी आई थिंक हेल्पफुल, कि भी वो बिल्डर्स को एक बड़ा भारी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि ज्यादातर फॉरेन बायर्स, मेजॉरिटी नॉट ज्यादा, ये लैंड खरीद में पैसा लगाते थे डेवलपमेंट के लिए, रुक गया था, जिसकी वजह से कई प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं चल पा रहे थे। तो इसको छोड़ दिया तो शायद इसका भी कोई फायदा होगा। जी गजल जी। पीके जी, हमारे साथ एक कॉलर्स जुड़े हुए हैं। जी हेलो पीके साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, थैंक यू सर। पीके साहब, मेरा सवाल था कि ये जो फेज 1 है इसका, ये डिस्ट्रिक्ट जो है, ये क्या है, ये उसके 1 में फेज 1 उनका ये एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं आप?
एक्सचेंज, हाँ जी, एक्सचेंज जो है, ये कब तक क्लोजिंग हो रही है इसकी? मैं आपको इसकी एग्जैक्ट, आपको लेटर भी नहीं पहुंचा होगा, बाद में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको इसकी एग्जैक्ट बता देता हूँ सिचुएशन क्या है। देखिए, ये नया रूलिंग्स आया था म्यूनिसिपैलिटीज का कि वो एलिवेटर के ऊपर उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन डाली थी कि जैसे कोई स्टोरी, कोई 50 या 60 स्टोरी का जो बिल्डिंग होती है उसके अंदर आपको 2 लेवल एलिवेटर के डालने होंगे। ये न्यू रूलिंग अभी आई है 2 साल पहले। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनको अब ये जैसे ये 60 फ्लोर से ऊपर है एक्सचेंज 1, तो ये 30 फ्लोर तक एक एलिवेटर लेके आ रहे हैं। एक मतलब नॉट सिंगल, एक लेवल, 4 या 5 एलिवेटर हैं, वो 30 फ्लोर तक लेके आ रहे हैं। पहले उन्होंने इसको कंप्लीट करना है, फिर 30 फ्लोर से ऊपर, जिसको 31st एंड अबव कहते हैं, वो लेवल एक अलग एलिवेटर का आएगा। अब इसकी वजह से इसकी ऑक्यूपेंसी 2 टुकड़ों में बट गई। आपका फ्लोर कौन सा है भाई साहब, तो आपकी क्लोजिंग लेट हो गई, आपकी ऑक्यूपेंसी लेट हो गई। अप टू 30th फ्लोर मैं उम्मीद करता हूं कि मई 2024 से ऑक्यूपेंसी स्टार्ट हो जानी चाहिए। मई 2024, पहले आपका 2023 था, वो ऑलरेडी 6 महीने लेट हो गया। अब उस लेवल के बाद ये सेकंड लेवल जब एलिवेटर का स्टार्ट करेंगे, 30 फ्लोर से ऊपर वाले हैं, मेरा मानना है कि ये अगले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल तक चले गए। अगले साल मतलब 2025, 24 के भी अगले साल। तो आपकी ऑक्यूपेंसी सर फरवरी मार्च 2025 तक जा चुकी है, अनलेस से कोई बहुत बड़ा कोई कर देगा। हाँ जी सर, क्लोजिंग कॉस्ट कितनी होगी तकरीबन, ताकि वो नहीं क्लोजिंग कॉस्ट कितनी होगी तो सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपका, मैं आपको अंदाजे बता सकता हूँ। आप मेरे को प्राइस बता दीजिए अपना, फिर मैं बताऊंगा आपको। ये भी तकरीबन 6 लाख के करीब। हाँ, 6 लाख के करीब ही है ना। तो देखिए, इसके अंदर आप डेवलपमेंट चार्जेस को अपने अलग कर दीजिए और उसके ऊपर लगभग 16-17 हजार जोड़ दीजिए। ये एक क्विक कैलकुलेशन मैंने आपको दी है। लगभग 2.5-3% आपकी परचेज प्राइस में ऐड करके उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस ऐड कर दीजिए। जो भी बिल्डर ने कैप कराए हुए हैं, हम लोगों ने तो कैप कराए हुए हैं, तो देख लीजिए आपके जो भी उन्होंने लेके दिया हुआ है। अच्छा, मैंने लेके दिया है, फिर तो मैंने कैप कराया हुआ है, डोंट वरी एट ऑल। आपके कैप हुए पड़े हैं, तो ये आपकी क्लोजिंग कॉस्ट है सर। अपना नाम बताएंगे, मैं क्योंकि मेरे को आपकी आवाज फिर पहचान नहीं आगे के लिए। हेलो, आपका नाम? ताहिर मलिक। ताहिर मलिक जी, अब मैं याद रखूंगा आपकी आवाज, अब कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है सर। अच्छा जी, थैंक यू। और एक और फाइनल क्वेश्चन था कि ये जो मेरा एक डाउनटाउन में कांडो है, उसका अगर मैं रेंट बढ़ाऊं तो उनको मुझे वो ईमेल काफी रहेगी या कि वो मुझे उसके लिए कोई फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं, मुझे बताइए, आपकी आवाज ना बीच में गूंज रही है। आपका डाउनटाउन में आपने बताया कांडो है, पहले बताइए कि कांडो कब आप वो कंप्लीट हुआ था, उसकी रजिस्ट्रेशन कब हुई थी? वो तकरीबन जो 12-14 साल पुराना है। चलो, अब वो पुराना हो गया, उसमें लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड लागू होता है, लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड का उसके अंदर रूल लागू होता है। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपका क्वेश्चन क्या है, क्या करना चाहते हैं उसके अंदर आप? नहीं, असल में वो अब उनकी लीज एक्सपायर हो रही है 2 महीने तक, तो मुझे उसके लिए कोई नोटिस देना होगा? हाँ, बिल्कुल नोटिस ऑफ रेंट इंक्रीज, उसको कहते हैं N1 लिख लीजिए, फॉर्म है N1। तो ये N1 आपने देना है। मेरी सलाह है कि 90 दिन पहले दो, ठीक है। और लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड के नॉर्म्स को फॉलो करिए। अगर आपने उनके नॉर्म्स के हिसाब से नहीं दिया तो नोटिस आपका वॉइड हो जाएगा, तो आपके 2-4 महीने बेकार हो जाएंगे। ठीक है सर, N1 का नोटिस दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू ताहिर मलिक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग जी। जी, और हमारे साथ एक लिसनर है जी। ठीक है जी, कैसे हो? थैंक यू जी, बताइए। मेरा सवाल है, मैंने 2 साल पहले 2 years ago I bought a townhouse in Toronto, a freehold townhouse for 900,000. No, you booked it or you bought resale? No, it's a resale. It's a resale. जी। I bought it for 900,000. जी। And I'm looking to sell the house or buy the detached house in Brampton or corner of Brampton or like Caledon. Is it a good time to sell it right now or you think you'll wait? हो रही है बॉस, इमीडिएटली करो, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे क्योंकि मार्केट हॉट होती जा रही है। आपने छोटे घर से बड़े घर में जाना है, तो आपको नहीं, मेरा फ्री होल्ड है, like almost I have like 1700 square feet living space. मैं समझ गया, फिर भी आई एम सॉरी, टाउन होम से जो डिटैच है वो बड़ा माना जाता है। हाँ,
तो आपको पहले इमीडिएटली सिक्योर करना है, बाद में बेचना है। अब उल्टा करेंगे, पहले हम कहते थे पहले बेचो बाद में खरीदो, अब वो टाइम आ गया जब हमने पहले खरीदना है फिर बेचना है। इसके लिए आप हमें मिल लीजिए इमीडिएटली। हमारा जो इन हाउस हमारा जो सारी हेल्प है वो आपको मिल जाएगी, नो ऑब्लिगेशन, आपको देर नहीं करनी, पहले मिल लीजिए। आपका प्रोफाइल सारा डिस्कस कर लेंगे, 1 घंटे की मीटिंग करेंगे, वो सारे फाइनेंसेस को डिस्कस करके आपकी जरूरतों को डिस्कस करके हम एक एक्शन प्लान शुरू कर देंगे। लेकिन उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आपका अपना कुछ कोई रियल्टर है तो कोई बात नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम, उनसे भी डील कर सकते हो। हमें मिलने का हमें साफ कह दीजिएगा कि हमारा रियल्टर नहीं, अभी तो हमारा आई डोंट हैव एनी रियल्टर। फिर भी हो तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको बोलें प्लीज गो हेड विद देम। उसमें हमारी सलाह बिल्कुल नहीं रुकेगी, हम आपको प्रॉपर सलाह देके भेजेंगे और हमारे क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या हम आपको ऑफर करते हैं वो मिलने के बाद हम आपको सरप्राइज देंगे। आपको हमारा नंबर नोट कर लीजिए, आपको बताएंगे। पर ये राइट टाइम है, देर मत करिएगा, मार्केट बहुत हॉट होती जा रही है। ओके, और मेरा सवाल लेकिन टैम्पटन में मिलियन 1.1 में मिल सकता है डीटेच? बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है और मिल भी रहे हैं, हम लेके दे भी रहे हैं, बिल्कुल मिलेगा। आप आएंगे ना तो हमारा एक्सपर्ट आपके साथ बैठेगा और पूरी आपको डिटेल कंप्यूटर लगा के बता देगा लाके। ओके, थैंक यू। आपको 2-4 दिन घुमाएगा भी, दिखाएगा भी। और अगर आपको लगता है कि यस हमारी मर्जी का मकान है, उसके बाद हम आगे काम शुरू करेंगे, उससे पहले कोई काम शुरू करेंगे ही नहीं। ओके, थैंक यू। आपको घुमाएगा 1-2 बार और आपकी तसल्ली होगी तो शुरू करेंगे काम, नहीं तो हम रुक जाएंगे। कोई जल्दी नहीं, कोई हमें पीछे बढ़ने वाली बात नहीं है जी, ठीक है ना? ओके, थैंक यू विकी जी, थैंक यू जी, थैंक यू। मैं बता दूं गजल मेरा नंबर, ताकि कोई मुझे टेक्स्ट करना चाहे तो 647-299-4757 647-299-4757 मेरा नंबर है। इस पे आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल के मेरे से मुलाकात भी कर सकते हैं, नो ऑब्लिगेशन एट ऑल। जी बिल्कुल पीके जी, और हमारे साथ मयूर जी इस समय ऑनलाइन ऑन एयर है, तो इनसे भी जरूर बात करते हैं। जी हेलो पीके सर, नमस्ते। नमस्कार मयूर जी। जी सर, बस एक छोटा सा सवाल था कि एक कॉन्डोमिनियम मैंने लिया था, ये आपका ओवरलिया पे, ये ग्लेनवे जो स्ट्रीट आती है वहाँ पे, ओवरली के पास। जी ओवरली के पास लिया था। और मैंने लिया है थोड़ा, तब खरीदा था जब मार्केट डाउन था, अब तो मार्केट थोड़ा अप होने लग गया है। आप मुझे सन बताइए, कौन से सन लिया था, किस विच ईयर? ये मैंने अभी लिया है, 2 महीना पहले लिया है जो है। तो 2 महीने पहले से अभी कौन सी मार्केट तेज हो गई है? अरे मतलब उस समय मैंने अराउंड 390 का लिया था, लेकिन ये पूरा इसको मतलब अब मुझे इसको रेनोवेट कराना है और पूरा ओल्ड था, मतलब अंदर से कारपेट वगैरह था। समझ गया। जी, तो अब बस ये है कि इसको मैं रेनोवेट कराने जा रहा हूँ। मैं इसका प्रोजेक्शन बस देखना चाहता हूँ कि अगर इसको मैं 4 साल रखता हूँ तो उसके बाद मुझे मतलब अच्छा रिटर्न उस एरिया में मतलब मिल जाएगा जब मैं उसको ऐसे नहीं मैं बता सकता जब तक कि मुझे ये ना पता चले पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, कितने स्क्वायर फीट का है, कितने बेडरूम का है, उसमें आपकी फाइनेंशियल्स क्या है, उसके अंदर जो आपके कॉन्डो डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं, उसके अंदर रिजर्व फंड कितना है, बिल्डिंग का एड्रेस क्या है, जब तक ये नहीं पता चलेगा मैं कुछ इसकी प्रोजेक्शन नहीं दे सकता। पर एक जनरल आपको मैं बता दूं कि 4 साल के अंदर कीमत वाकई बढ़ेगी, प्रोवाइडेड इसकी मेंटेनेंस फीस बहुत ज्यादा ना हो तो। जी, इसकी कीमत तो इसकी कम बढ़ेगी क्या जी? ओके जी, ओके। ये सारी बातें मुझे मयूर साहब बता दीजिएगा, मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिएगा, नंबर दे देता हूँ, उसके बाद आपसे डिटेल मेरा ऑफिस मांग लेगा और आपको प्रोजेक्शन वगैरह सारी दे देगा। उसके बाद आप जिससे मजीद डील करिए। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 647-299-4757 647-299-4757। और हमारे साथ जब डील करते हैं उसमें हम क्या ऑफर करते हैं आप हैरान हो जाएंगे। हमें जब मिलेंगे हम आपको बता देंगे। लेकिन वी विश यू गुड लक विद योर एजेंट। ऐसे हम जल्दबाजी में नहीं बताया करते कि क्या प्रोजेक्शन है जब तक हमें ये सारी बातें पता ना हो। देखिए सिंपल सी बात है, एक प्रोजेक्ट के अंदर आपकी मेंटेनेंस फीस है इसी यूनिट की मान लीजिए 450 और दूसरी तरफ है 800, तो कीमत का वही फर्क पड़ गया, मेंटेनेंस फीस से फर्क पड़ गया। जो डिफरेंस ऑफ मेंटेनेंस फीस है उसी से आपकी 70,000 तो मॉर्गेज बन जाती है। तो ये बातें बहुत जरूरी है। अपना एस्टीमेट देने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, जब हमारे पास आंसर आ जाएंगे तो हम आपको इमीडिएटली बता देंगे हमारे हिसाब से 4 साल बाद ये कीमत हो सकती है। जी, बस थोड़ा सा एरिया का कंसर्न था। डॉन मिल्स एक आई थिंक अच्छा ही एरिया उस तरफ माना जाता है जिस तरफ है। बिल्कुल ठीक है, अच्छा एरिया है जी, बिल्कुल अच्छा एरिया, बुरा एरिया बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है ना? ठीक है सर, मयूर साहब, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। तो $2.5 बिलियन जी रिबेट दिया जा रहा है, जो एक जी पीके साहब। हाँ गजल, वहाँ पर जो मयूर साहब ने कहा, वहाँ पर इस्माइल्स की बड़ी अच्छी डोमिनेंस है और इस्माइलीज बहुत हार्ड वर्कर और पैसे वाले लोग हैं। जमात खाना भी वहाँ पर है, मैं गया भी हूँ कई बार, तो थोड़ा सा दूर पड़ता है, लेकिन वो एरिया वहाँ का डोमिनेंस है और इस वेरी नाइस एरिया। इन्होंने गलती नहीं करी मेरे हिसाब से, लेकिन कौन सी बिल्डिंग है वो पता करना। जी गजल। जी पीके जी, और वही हमारे जितने भी लिसनर्स सुन रहे हैं उनको रियल एस्टेट और फॉरेन बायर्स का जो भी चल रहा है उसके बारे में भी जरूर बताएं। पर इससे पहले आप बताएं, हमारे जितने भी लिसनर्स सुन रहे हैं उनको बताना चाहूंगी कि अगर आप पीके जी से कोई भी बात करना चाहते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, तो जरूर स्टूडियो पे कॉल कीजिए। नंबर है 905-226-9109। दैट्स 905-226-9109। जी पीके जी। अच्छा, इसको क्विकली मैं कर देता हूँ क्योंकि हमारा टाइम भी होता जा रहा है। सो फर्स्ट टाइम फॉरेन होम बायर्स के ऊपर जो 1 जनवरी से जो स्टार्ट हुआ था, इनफैक्ट आया था फ्रॉम 1 जनवरी, वो उन्होंने इसको बस अमेंडमेंट भी लेके आगे 27 मार्च को, यानी कि 3 महीने भी पूरे नहीं हुए। पहली बात बता दूं कि ये एकदम से इसने कंफ्यूजन ही क्रिएट की थी फॉरेन बायर्स के जो इनका रेगुलेशंस आए थे, उसने सिवाय कंफ्यूजन क्रिएट करने के और कुछ मेरे हिसाब से नहीं किया। और अब उन्होंने इसको अमेंडमेंट लेकर आ गए हैं, जो कि बहुत हद तक उन्होंने एक किस्म से हटा दिया है। एक फाइनली रह गया कि बिल्कुल ही हटा दें। अब उन्होंने ये फॉरेन बायर के अंदर जो वेकेंट लैंड के ऊपर उन्होंने इसका रूलिंग खत्म कर दिया। वेकेंट लैंड के ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वेकेंट लैंड में आप पहले फॉरेन बायर रेजिडेंशियल वेकेंट लैंड को नहीं खरीद सकता था, अब खरीद सकता है वो, बट इट शुड बी वेकेंट लैंड नॉट डेवलप्ड लैंड। और उसके अंदर वो रेजिडेंशियल और एंड मिक्स यूज्ड रेजिडेंशियल यूनिट्स बना सकता है। इसका बहुत बड़ा एक फायदा मुझे लगता है सप्लाई पे जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जब बिल्डर्स के प्रोजेक्ट बड़े बड़े होते हैं, उसकी लैंड के वक्त बहुत हद तक फॉरेन बायर्स का, नॉन रेजिडेंट्स का पैसा लगा होता था और उससे इन्वेंट्री लेवल मार्केट में बढ़ गया था। लेकिन जैसे ही रूल आया था तो वो फॉरेन बायर रुक गए, तो ये लैंड की शॉर्टेज होनी शुरू हो गई, खरीद ना पाए, महंगे हो गए या बिल्डर ले नहीं पा रहे थे, तो कई प्रोजेक्ट रुक भी गए थे। तो इसका बड़ा अच्छा एक फायदा होने जा रहा है मेरे हिसाब से। मैं साथ साथ बेनिफिट भी बता रहा हूँ आपको, ताकि मेरे को रिपीट ना करना पड़े। और दूसरी बात, परमिट होल्डर्स हैं, उसके अंदर बड़ी लीनियंसी लाई गई है। अगर जो 183 से मोर देन 183 डेज की जिसकी अगर वैलिडिटी है वर्क परमिट की, तो वो अब खरीद सकता है। ये अच्छा हो गया, और पहले ये चीज नहीं थी। और कॉर्पोरेशन फॉरेन कंट्रोल जो था उसका थ्रेशोल्ड पहले 3% तक था, वो 10% तक कर दिया उन्होंने। ये भी एक अच्छा मेरे को लगता है। और प्लस इंडिविजुअल को भी उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया है, इंडिविजुअल भी अभी ऐसी लैंड ले सकते हैं, पहले कॉर्पोरेशन तक था। ये मैंने बड़ी जल्दी आपको ये फॉरेन बायर्स के अंदर जो अमेंडमेंट है वो मैंने बता दिए। बाकी अगर कहेंगे तो डिटेल में अगले बुधवार बात कर लेंगे, क्योंकि टाइम भी अब हमारा होता जा रहा है। मैं जाने से पहले क्विकली जो सबसे इम्पोर्टेंट बताना चाहता था बात, जो रेगलन हाउस कॉन्डोमिनियम्स जिसकी हमारी मार्केटिंग लास्ट हफ्ते से स्टार्ट हुई थी, मुझे लगता है कि वो ये शायद लास्ट ही होगा, इस फ्राइडे तक हमारी मार्केटिंग बंद हो जाएगी। रीजन ये है कि जो यूनिट्स ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट सोल्ड आउट है, और जो बिल्डर ने रिलीज किया था मुझे लगता है सारा बिक गया। आज सुबह मेरी बिल्डर से बात चल रही थी कुछ और मांगने के लिए, तो उन्होंने अभी रुकने के लिए बोला। तो वहां से हमें हिंट मिलता है कि शायद जो रिलीज करेंगे वो इंसेंटिव जो 1 लाख तक के हैं उसको खत्म करेंगे या कम करेंगे या प्राइस बढ़ाएंगे, आई डोंट नो, पर कुछ चेंज उसके अंदर आने वाले हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सब बहन भाइयों से, अगर आप रेगलन हाउस के लिए रुके हुए हैं तो इमीडिएटली कांटेक्ट कर लीजिए। ये किसी वक्त भी इंसेंटिव बंद हो सकते हैं। आज सुबह मेरी बात हुई है, हो सकता कल ही बंद कर दें या परसों बंद कर दें, तो आप रोक लीजिए। मेरे पास 10-12 यूनिट बचे हैं मैक्सिमम, 40 का मेरा टारगेट था, 10-12 बचे हैं, ये भी 2-4 दिन में निकल जाएंगे। आप कांटेक्ट कर लीजिए। बता दो इसके अंदर ये प्रोडक्ट जो है अपने आप में नायाब है। बिल्डर ने गारंटी दे दी है कि नेक्स्ट डिकेड तक 2030-2031 तक आपका कैश फ्लो पॉजिटिव की गारंटी ले रहे हैं, आपके एग्रीमेंट के अंदर आ रहा है। जिन मेरे बहन भाइयों ने लिए हैं उनके पास एक अलग से अमेंडमेंट आ गया, जिसके अंदर वो बिल्डर उनको अगर ये 2 बेडरूम से कम है तो 2500, और 2 बेडरूम और प्लस है तो उसके ऊपर 3000 पर मंथ अगले 24 महीने तक के लिए लिख के दे रहा है, प्लस 20,000 का कैश बैक। देखिए, अगर आपका रेंट 5,000 आता है और आपका अगर खर्चा 5,500 का है,
खर्चा नहीं माना जाता, उसके अंदर आपकी सारी मॉर्गेज दी जाती है, प्रिंसिपल उतारा जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाता है, मेंटेन दी जाती है। 500 फिर भी अगर शॉर्ट पड़ता है तो बिल्डर आपको 2500 दे रहा है। तो 2000 अपनी जेब में रख के जाइए, कब तक? 2030 2031 तक, 7 साल 8 साल। क्या आप मानते हैं कि तब तक रेट ही नहीं बढ़ेगा घर का? इम्पॉसिबल। मेरी जिंदगी में तो पिछले 40-50 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 7 साल रेट ही ना बढ़े। यहाँ तो आग लगी हुई है हर महीने की, और ऊपर से रेंट ना बढ़े, ये भी मानने वाली बात नहीं है। एक महीने में अगर $400 रेंट बढ़ सकता है तो क्या 7 साल में? तो ये प्रोजेक्ट ऑफ द डिकेड और एटलीस्ट ऑफ दिस ईयर तो होगा ही होगा। और आई वाज द फर्स्ट बायर टू बाय 1 यूनिट फॉर माय डॉटर। सो इसके लिए कांटेक्ट कर लीजिए, डिटेल मंगा लीजिए, देर मत करिए, बेशक मत लीजिए, पर बाद में कहीं आपका मूड बने और हमारे पास ना हो या इंसेंटिव ना हो तो मुझे आप टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए विद फोन नंबर, नाम और ईमेल। मुझे 3 चीजें जरूर चाहिए। कई बार मुझे आता है सेंड मी कॉन्डो। अब क्या अब तुम मुझे बताओ भाई साहब, जब सेंड मी कांडो, क्या कांडो? कोई ईमेल नहीं है, कहाँ भेजूं मैं? मतलब मुझे एटलीस्ट ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और नाम, ये 3 चीजें लिख दी और कांडो भी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप रेगुलर की बात कर रहे हैं। प्लीज सेंड मी, एंड बड़ी रिस्पेक्टफुली विद इन 5 मिनट्स आपके पूरी डिटेल आ जाएंगी। उसके बाद अगर आप मेरे को मिलना चाहते हैं तो मुझे 1 to 1 मिल भी सकते हैं, पर इसमें देरी मत करिए। कल भी मैं अपने ऑफिस में हूँ, मेरी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, लोगों को मिल रहा हूँ इसी बारे में। बाद में कहीं आप रोए कि भाई दुखी हो कि भाई मेरे हाथ से एक कांडो निकल गया। रेगलन कांडो, मिड टाउन, एंड वी आर गिविंग इंसेंटिव अप टू 100,000। और ये आपकी जो पॉजिटिव कैश फ्लो 2030 2031 तक होगी, इस बात की बिल्डर आपको एग्रीमेंट के अंदर लिख के दे रहा है। यू कैन टेक्स्ट मी 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। गजल, थैंक यू वेरी मच, और फिर अगले हफ्ते बात करेंगे। Thank you so much, sir. Thank you so much. Y Media would like to thank you for joining us on Radio Y FM 91.9.